नमस्कार, टाइम्स नाम नवभारत और ग्रीन लैंप स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र। देश की सियासत में आज एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। सवाल यह कि संसद में अपनी बात रखने की बजाय क्या अब सड़कों पर संग्राम छेड़ना ही राजनीतिक दलों के पास एकमात्र जरिया बचा है अपनी बात मनवाने का? क्या सड़कों पर संग्राम छेड़ना ही विपक्ष का नया मॉडल बन चुका है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के ओबीसी विभाग के एक सम्मेलन में राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर जेन ज़ी की तरह ओबीसी सड़क पर उतर आए तो मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने बात कही और उनका यह बयान एक बड़े सियासी घमासान का केंद्र बन चुका है। सत्ता पक्ष का सीधा आरोप है कि प्रयागराज में सिस्टम खत्म करने के आह्वान से लेकर दिल्ली तक राहुल गांधी लगातार युवाओं और पिछड़ों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है, यह बीजेपी कह रही है। विपक्ष का दावा है कि केंद्र सरकार ने 12 सालों में पिछड़े वर्गों के हकों की अनदेखी की। जातीय जनगणना में ओबीसी से कन्नी काटी जा रही। लेकिन सवाल यह कि क्या लोकतंत्र अब संसद की बजाय सड़कों के दबाव में चलेगा? क्या जेन ज़ी आंदोलन की आड़ में ओबीसी समाज को सियासी हथियार बनाया जा रहा है? क्या जेन ज़ी आंदोलन की मिसाल देकर ओबीसी को आंदोलन की राह दिखाकर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वोट बैंक तैयार कर रहे हैं? सारे सवालों के जवाब ढूंढने के, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। की जो जनता है ना वो पकड़ से है और वो हिरन ढूंढ रही है। क्या ये एनआरकी फैलाने की कोशिश नहीं है? किसी भी तरीके से सत्ता पर अगर काबिज होना है तो क्या राहुल गांधी को जेन ज़ी के आंदोलन के बाद एक सेट फॉर्मूला मिल चुका है कि कैसे सरकार को झुकाया जाएगा? और क्या इसीलिए हर चीज का जो विकल्प है वो देश में आंदोलन रह चुका है? जरा समझने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुजाता पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ अखिलेश कटियार जी जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, लेफ्ट के जाने माने नेता। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अश्विनी जी शुरुआत आपसे करता हूं। भाई, मान लेते हैं कि ओबीसी इकट्ठा हो जाए, सड़कों पर उतर जाए, लेकिन क्यों भाई? अगर जातिगत जनगणना की सरकार बात कह रही है उसे होने तो दीजिए साहब। क्यों उतारना चाहते हैं ओबीसी समाज के पूरे वर्ग को सड़कों के ऊपर? अनुराग भाई नमस्कार, सारे साथियों को भी नमस्कार। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर कब उतरता है, आंदोलन सड़कों पर कब होता है? जब सरकार जनता की बात नहीं मानती। आप देखिए, सरकार ने पहले से कितने सारे वादे किए हैं। वादे करना और उन वादों पे अमल करना दो अलग अलग बातें हैं। सरकार ने जातिगत जनगणना को उसमें माना, पार्लियामेंट में माना कि करेंगे, लेकिन है कहां, करा कब रहे हैं? सरकार ने इतने सारे वादे। आप किसान आंदोलन को ले लीजिए, किसान आंदोलन 3 बार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने कुछ पहले ऐसे काले कानून लाए, फिर उनको वापस लिया और किसानों से वादा किया कि हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे, बट नहीं दी तो किसानों को दोबारा आना पड़ा। यही सरकार बार बार युवाओं के साथ भी यही किया। जब नीट का पेपर पहली बार लीक हुआ तो बोला एनटीए बनाएंगे हम और आपका पेपर लीक नहीं करेंगे। फिर दूसरी बार हुआ, तीसरी बार तो धर्मेंद्र प्रधान कसम खा के कह रहे थे कि अब मैं कसम खाता हूं कि ऐसा लीक नहीं होगा। तो कोई भी जनता, कोई भी व्यक्ति आंदोलन सड़कों पर तब करता है जब सरकार अपने किए गए। अच्छा, अगर आपके लिए मुद्दा अश्विनी मिश्रा जी, अगर आपके लिए मुद्दा जातिगत जनगणना है तो सरकार ने उसकी एक नियत दिनांक तय की है, सरकार ने उसके लिए डेडलाइन तय किया। अनिरुद्ध प्रताप सिंह उस पर जवाब देंगे, वो होने तो दीजिए साहब। लेट देम इनिशिएट। अगर आप पहले से ही जनता को सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे हैं तो क्या ये श्रीलंका की तरह लोगों को पोलराइज करने की कोशिश नहीं की जा रही है? या बांग्लादेश में जिस तरह से लोगों ने एनआरकी फैलाई, क्या उस तरह की कोशिश नहीं है? क्या देश में सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ आंदोलन हो सकता है क्या? आंदोलन इस देश का एक संवैधानिक अधिकार है और ये भारत जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ के लोग शांतिप्रिय लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं। सभी यहाँ गोडसेवादी नहीं है। कुछ हो सकता है हो, बट ये देश गांधी का देश है और यहाँ पर लोग शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करके अपना अधिकार मांगना जानते हैं और ये अधिकार उनको संविधान ने दिया है। इसको आप अगर अनार्की से तो ये संविधान हमारे देश के माननीयों को तो ये भी तो दिया है ना कि अगर वो चुनकर संसद जा रहे हैं तो संसद चलने भी तो दें। ऐसा थोड़ी है कि गोल पोस्ट चेंज कर करके संसद को बाधित करते रहेंगे। सारी लड़ाइयां आपको सड़क पर ही क्यों लड़ना है? जस्ट बिकॉज कि आप फैंसी दिखेंगे, जस्ट बिकॉज कि आपको लग गया कि जेन ज़ी के आंदोलन के बाद हम लोग सरकार को झुका सकते हैं, तो अब सारी जो बीमारियां उसका इलाज एकमात्र आंदोलन है देश में। अच्छा, एक बात बताइए, आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार को झुका देंगे, सरकार को झुका देंगे। सरकार है क्या?
क्या सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए संचालित एक सिस्टम नहीं है? अगर जनता कोई डिमांड करती हो, तो अश्विनी जी आपके मुताबिक तो संसद को बंद कर देना चाहिए। तो फिर आप तो सारी लड़ाइयां सड़कों पर लड़ेंगे, चुनावी रैलियों में बड़े बड़े भाषण देंगे, जैसे राहुल गांधी आज के दिनों में कर रहे हैं। अनुराग भाई, आप मुझे बताइए, अगर हमको संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा, मुद्दा रखने नहीं दिया जाएगा, सरकार उस पर जवाब नहीं देगी, किस मुद्दे पर बोलना है? अभी मानसून सत्र खत्म हुआ, जब सरकार कह रही थी कि हम लोग तैयार है छात्रों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और आप टाइम एक्सटेंड कराइए, आप लोग कह रहे थे नहीं साहब राम मंदिर पर भी बात कीजिए। तो ऐसे तो अनंत मुद्दे हैं ना सर देश में, जिस पर बातें होती रहेंगी। अनुराग भाई, आप एक बात बताइए, अनंत मुद्दे हैं लेकिन जो जरूरी मुद्दे उन पर बात होनी चाहिए। आप ये बताइए, तो छात्र जरूरी नहीं था संसद सत्र में? हाँ बिल्कुल था। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, छात्रों पर लाठीचार्ज कब हुआ? 20 जुलाई को। अमित शाह जवाब देने को कब तैयार थे? 12 अगस्त को। संसद का आखिरी दिन कब था? 13 अगस्त को। कोई मजाक बना रखा है? अरे साहब, तो आपने पूरे मानसून सत्र में हंगामा किया, संसद नहीं चलने दी, वहां तक तो बात ठीक है। जब तैयार थे वो जवाब देने के लिए, तो आपने गोल पोस्ट क्यों चेंज किया? पहले तो आप मुझे ये बताइए, अभी आपने हम पर आरोप लगाया कि हम संसद चलने नहीं देते, हम संसद का समय बर्बाद करते हैं। 20 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक कितने दिन हुए? लगभग 22 दिन। 22 दिन तक सरकार ने उस विषय पर जवाब नहीं दिया जो 20 तारीख को होना था, और उसके कारण सरकार संसद का संचालन नहीं कर सकी। और आप ये आरोप हम पर लगा रहे हैं। आपकी जर्नलिस्टिक एथिक्स कहां है? आप सरकार सवाल क्यों नहीं करते? जब घटना 20 जुलाई को हुई थी, मैं तो करता जवाब देने चलिए को क्यों नहीं आए? मैं थोड़ा सा जर्नलिस्टिक एथिक्स दिखाता हूं। अश्विनी जी, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, मैं जर्नलिस्टिक एथिक्स आपके मित्रता के आधार पर दिखाता हूं। चलिए बीजेपी के पास जाए। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी वो कह रहे हैं कि क्यों आए? हाँ भाई, आंदोलन करना हमारा अधिकार है। हालांकि मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस लहजे में कह रहे हैं कि आप सड़कों पर उतर आइए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं देश में तकरीबन मंडल कमीशन के मुताबिक 1980 के रिपोर्ट के मुताबिक 52% ओबीसी आबादी है। और कुछ रिपोर्ट्स और हैं, एनएसओ के सर्वे की, ग्रामीण परिवार एनएसओ 2018 की रिपोर्ट, उसमें बताया जाता है तकरीबन 46% देश में ओबीसी आबादी है। तो ये 46% जनता को सड़कों पर उतारने की कोशिश राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी। अनुराग जी, ऐसा है कि राहुल गांधी कुछ दिन तक तो शांत रहते हैं, फिर करके सोचते हैं कि चलो कुछ तूफानी किया जाए, और इनका तूफान ये राजनीति की पॉकीमॉन बन चुके हैं। ये सोडा का बोतल नहीं होता है, ओपन करने के बाद में पूरा सोडा ऊपर निकल जाता है, उसके बाद नीचे कुछ बचता नहीं। सेम राजनीति इनकी राहुल गांधी की है। मैं सिर्फ 2-3 प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। मंडल कमीशन कब बिठाया गया? इनके पिताजी भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बाकी लोग भी इनके खानदान के लोग प्राइम मिनिस्टर रहे। और मंडल कमीशन की संस्तुतियां कब लागू की गई? एक बात। ओबीसी कमीशन कब बना? नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब बने। इनके कैबिनेट में आज इनके 3 सीएम है, बता दीजिए कौन से समाज से? ओबीसी समाज से, एससी समाज से हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खुद क्यों बने? किसी ओबीसी को बना देते। वायनाड की सीट किसी ओबीसी को दे देते। ये खुद क्यों अपनी बहन को क्यों चुनाव देते? आप सेलेक्टिज्म वाला काम नहीं कर सकते हैं। अपना तो क्या कहते हैं ना कि हर चीज तो अपने पास रख लो, उसके बाद ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ दो। 2014 से आप इनका देखिए, पूरा एक क्रोनोलॉजी चल रही। जब भी संसद सत्र चलेगा, कोई इनको एक मुद्दा लेके आएंगे, हर मुद्दा पे जाके कभी कोर्ट पे माफी मांगे या मुद्दा खत्म हो जाएगा। पेगासिस का मुद्दा पे कोर्ट कहता भाई मोबाइल फोन जमा करो, कोई माल बेयर होगा, मुद्दा खत्म। उसके बाद जाते हैं रफेल पे, फिर उसके बाद क्या कोर्ट के अंदर माफी मांगते हैं। फिर जाते हैं हिंडनबर्ग पे, हिंडनबर्ग ऑलरेडी क्या है कोर्ट के अमेरिका के अंदर बंद हो जाता है। तो तरह तरह के मुद्दे, एनार्किज्म, इनको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है कि जनता इनको इन्हीं हरकतों से चुन नहीं रही। मोदी जी देश अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप अगर एनार्की शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ये बिल्कुल एनार्की वैसी लाना चाह रहे हैं जैसी श्रीलंका में आई थी? क्या ये एनार्की जो बांग्लादेश में आई थी वो लाना चाह रहे हैं? क्या उस बिना पर ये आप लोगों को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ तंत्र आए, ये सियासत में कुछ ना करें, जेनजी आंदोलन करे उसका फायदा कांग्रेस उठाए, ओबीसी सड़कों पर उतरे उसका फायदा कांग्रेस उठाए, ये अपनी राजनीति में बदलाव ना करें? क्या ये लोगों को भीड़ तंत्र में तब्दील करके अपने आप को सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अनिरुद्ध जी। अनुराग जी, जब बांग्लादेश के अंदर सब चल रहा था, इन्हीं के नेता क्या बोल रहे थे, सलमान खुर्शीद हो चाहे जो भी नेता, अरे यहां पे बांग्लादेश जैसी स्थिति बना देंगे। श्रीलंका की जब चल रही तो श्रीलंका जैसी स्थिति, नेपाल जब चल रहा था नेपाल जैसी स्थिति बना देंगे। आप चुनी हुई सरकार से आप डिबेट और डिस्कोर्स करने के लिए पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। आप बताइए ना कितने आपने डिबेट किया। राहुल गांधी के आंकड़ा देता हूं, पूरा सेशन में 80% एवरेज है। राहुल गांधी के प्रेजेंस जो है पूरा 2014 से, जब से 2014 छोड़ी, जब से एमपी बने, इनका शायद 40% भी नहीं होगा। ये डिफेंस की बातें करें,
करेंगे। डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी के लास्ट उसमें मेंबर थे, 0 बैठक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अभी एंटी पेपर लीक बिल का डिस्कशन हो, दोनों भाई बहन और मल्लिकार्जुन खड़गे, आप बता दीजिए कि कौन से इन्होंने क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिबेट उसमें किया कि इसमें एडिट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए इस बिल में। आप केवल एनार्किज्म के माध्यम से, जनता एनार्किज्म। अश्विनी जी 20 सेकंड, उसके बाद अखिलेश भाई के पास जा रहा हूं। ओके अनिरुद्ध जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी जी एक छोटी सी चीज कह रहा हूं मैं, जो देश के लिए थोड़ा सा ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में समझना जरूरी है कि क्या मतलब, जैसा बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है, जैसा बयानों में दिख रहा है कि क्या सत्ता पर काबिज होना एकमात्र तरीका है या एकमात्र चाहत है कांग्रेस पार्टी की, उसके लिए देश जल जाए भले ही। 52% लोगों को, जनता को सड़कों पर उतारिएगा तो क्या होगा देश में अश्विनी मिश्रा जी? और किस बिना पर? सवाल तो यह है कि जातिगत जनगणना का तो अभी स्वरूप भी साफ पता नहीं चल पाया देश की जनता को, आप पहले सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे हैं। सत्ता पर काबिज होने का सपना एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का सपना है, क्योंकि अनिरुद्ध प्रताप जी जिस हिसाब से अभी बात कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे राहुल गांधी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी जो है विपक्ष में बैठे हुए हैं। इन्होंने राहुल गांधी की अटेंडेंस तो गिनवाई, बट मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनकी अटेंडेंस नहीं गिनवाई कि वो पार्लियामेंट में कितना आए हैं। उनकी अटेंडेंस आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी से बहुत कम होगी। साहब अटेंडेंस से ज्यादा देश में एनआरकी फैलने के डर पर बात करना जरूरी है। मैं आ रहा हूं अनिरुद्ध जी, आ रहा हूं। हाँ अनुराग भाई ऐसे सत्ता पर काबिज होंगे, भीड़ तंत्र को इस्तेमाल करके काबिज होंगे सत्ता पर आप नहीं। आप हाँ। अगर सरकारें जनता के विषय पर चर्चा संसद में नहीं करेंगी, जनता के विषय का अमल नहीं करेंगी, तो जनता के पास क्या ऑप्शन बचता है? रोड पे आना, सड़क पे आना, जो कि जनता अपने अधिकारों के लिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास ऑप्शन बचता है उनको उकसाना। नहीं, इसको उकसाना क्यों बोलते हैं आप? क्या महात्मा गांधी को किसी ने उकसाया था क्या? सुजाता जी मुझे अगर 20 सेकंड में बताएं, मैं अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। सुजाता जी 20 सेकंड में अगर आप बताएं, ये राहुल गांधी की भाषा उकसाने वाली है कि नहीं मैम? बिल्कुल है। राहुल गांधी तो कब से कह रहे हैं कि भारत में नेपाल जैसा होना चाहिए। जनजी को भी अगर आप उनके संबोधनों को देखें तो वो हमेशा से कहते हैं कि सड़कों पे आ जाएगा। योगेंद्र यादव खुद कह चुके हैं, आपको सबको पता है कि योगेंद्र यादव कौन है और राहुल गांधी कितने करीबी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ओबीसी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ अनुराग। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप शुरू से देख लीजिए, चाहे काका कालकर की जो रिपोर्ट थी जिसको नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया, चाहे राजीव गांधी ने जिस तरह का 1990 में भाषण दिया पीपी सिंह की सरकार में जब 27% का रिजर्वेशन लागू हो रहा था, या फिर जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको 10 साल कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाले रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ओबीसी की राजनीति, उनको लगा नहीं था कि ये राजनीतिक इतना इसका फायदा होगा। लेकिन जैसे ही अब लग रहा है कि ओबीसी एक बड़ा चंक बन रहा, हर जगह हेल्पफुल है और बड़ा वोटर चंक है, और साथ ही साथ जनगणना में भी निकल के आया कि एक बड़ी डेमोग्राफी है, तो राहुल गांधी तो मतलब सुजाता जी आप ये कह रही है कि एक सेकंड मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, बस आप ही को बोलना है, मैं आप ही को बोलना है, मैं ये कह रहा हूं तो क्या ये वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने के लिए ओबीसी का नाम ले रहे हैं राहुल गांधी बार बार? बस ये समझना। बिल्कुल अल्लाह, क्योंकि ये जो है सिर्फ बीजेपी का वोट बैंक नहीं छीन रहे हैं। हाँ। ये असल में क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक छीन रहे हैं, क्योंकि जो उनकी अलायंस पार्टनर्स ये सारे जो है, जो एमवाई है, ये किसका वोट है? ओबीसी किसका वोट है? ओबीसी तो अखिलेश यादव का वोट है, ओबीसी तो तेजस्वी यादव का वोट है। और इसीलिए दो कोइंसिडेंस देखिए, राजनीति में कोइंसिडेंस नहीं होते। राहुल गांधी ने अपनी रैली अनाउंस की, उसमें से ओबीसी के बारे में बोला, और वहां पे तेजस्वी यादव सड़क पे आ गए पटना में, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस है, वो कालनेमी है, वो खुद के लोगों को निगल जाती है। और अगर ओबीसी का वोट कांग्रेस पे जाएगा, सबसे पहले रीजनल पार्टीज का वोट खिसकेगा। और ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको हिपोक्रेसी दिखाती, हिपोक्रेसी प्रोमैक्स है। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री है, चारों में से कोई ओबीसी नहीं है। कर्नाटका में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, किसका रिजर्वेशन काट के दिया? ओबीसी का रिजर्वेशन काट के दिया। तो ये जो है ना कि मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू, लेकिन देश की जनता है, वो कितना भी कहले सड़क पे आ जाए, मुझे लगता है देश की जनता, मैं थोड़ा सा एक मिरर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जाऊंगा अखिलेश भाई के पास बस, लेकिन एक मिरर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओबीसी आयोग का गठन बीजेपी की सरकार में हुआ। शैक्षणिक संस्थानों में जो 27% आरक्षण था वो बीजेपी ने कॉन्क्रीट तरीके से लागू किया। और जो एमबीबीएस की सीट में कुछ रिसर्च कर रहा था, तो जो पहले 2014 से पहले 14,000 सीट हुआ करती थी एमबीबीएस की, वो बीजेपी के आने के बाद ओबीसी छात्रों के लिए बढ़कर पूरे देश में 32,000 हो गए। ये जो बीजेपी ने काम किया, मैं वो जस्ट बता रहा हूं। लेकिन कांग्रेस के समय में और अब के समय में बड़ा अंतर है इस चीज को लेकर, क्योंकि कैबिनेट में भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, तकरीबन 37%। कुछ आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी की सरकार में रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में 37% का है ओबीसी का। तो यही जब कांग्रेस से सवाल होता है तो फिर आप जानते हैं अश्विनी जी क्या कहते हैं। खैर, लेकिन अखिलेश जी बड़ी अच्छी बात कही सुजाता जी ने कि ओबीसी पर अपना पूरा प्रभुत्व दिखाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी सब कुछ कर रही है, इस तरह से सड़कों पर उतरने की बात कही जा रही है। और वो फिर नुकसान तो आपके लिए ना, मतलब आने वाले समय में सबसे बड़ा इलेक्शन देश में यूपी का है, और एमवाय समीकरण में
वाई कौन से वर्ग में आता है ये हम सब जानते हैं। तो ये दरअसल राहुल गांधी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग जी, जो बात है यहाँ पे ओबीसी को लेके भारतीय जनता पार्टी की हो रही है जी, 69,000 उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के ओबीसी का हक मारे भाजपा बैठी है। न्यायपालिका के दखल के बाद भी आप उन्हें उनका हक नहीं दे रहे। इतनी हितैषी है बीजेपी पिछड़ी जातियों की। मैं कांग्रेस के बारे में भी बोलता हूं कि अगर कांग्रेस ने जाति जनगणना के डेटा सार्वजनिक कर दिए होते तो आज शायद स्थिति दूसरी होती। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं। और तीसरी बात है अनुराग जी, आंदोलन करना भारत के लोकतंत्र में तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम आंदोलन करेंगे अगर सरकार की नीतियों से हम असहमत हैं। और दूसरी बात, संसद ना चलने की जितना आरोप हम अपोजिशन पे लगाते हैं, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं सर, अनुराग जी, आप बगल में संसद भवन परिसर में आके प्रधानमंत्री भी बैठे हैं, माननीय गृह मंत्री भी बैठे हैं और सदन ऐसे ही चल रही, कोई मतलब नहीं है। क्या यही रवैया देश के प्रति चलेगा? और जब इस देश के नौजवानों ने आंदोलन किया, आज अमेरिका की ट्रेड डील के साथ साइन करके आप पिछड़ी जातियों का कमर तोड़े दे रहे। जो किसान जातियां सब पिछड़ी जातियां हैं। अभी 16 अगस्त से हरियाणा से एक किसान यात्रा होनी थी ट्रेड डील के खिलाफ, आप लोगों को बंद कर दिया। किसानों के खिलाफ जो रवैया इस देश में इस सरकार का है, गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उन्हें आप बंद करते जा रहे हो। आरक्षण उन्हें देते नहीं, लेटरल एंट्री के थ्रू ये आप अखिलेश जी बिल्कुल आप बीजेपी की जो कमियों को बता रहे हैं, जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और इस पर अनिरुद्ध जी जवाब दें, सुजाता जी चाहे वो जवाब दें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। बट दो चीजें मैं पूछना चाह रहा हूं। एक तो ये कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, मतलब जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब ये जो आप लोग जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है मैं इसको सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, एग्जैक्टली यही है। तो अखिलेश जी मेरा सवाल सुनिए ना, आप समझ गए ना, भावनाओं को समझ। ठीक है, तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं अखिलेश जी कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया तो ओबीसी को आज तक कांग्रेस पार्टी से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आई। 2014 से पहले ये ओबीसी तो पूरा कांग्रेस का ही वोट बैंक था ना देश में। तो मैं ये क्लियरिटी चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी अपने चश्मे से बताए कि हाँ भाई कांग्रेस भी नाकाम थी ओबीसी के मुद्दे पर। बिल्कुल जी, पिछड़ी जो जाति जनगणना का जो ना करके कांग्रेस ने जो गलती की है, कांग्रेस उसकी सजा भोग रही है। कांग्रेस अगर चाहती तो 2013-14 में जाति जनगणना करा के इस देश को आंकड़ा देती। तो आज और जो लोहिया जी कहते हैं, इस हिसाब से अखिलेश जी नहीं, अश्विनी जी वेट, इस हिसाब से अखिलेश जी आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी से यह सवाल होना चाहिए कि भाई जब आपका मौका था तब तो आप मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, और मंडल कमीशन पे क्यों बात कर रहे हैं? वो कालेकर आयोग की रिपोर्ट तक जाते हैं ना हम लोग। 1950 में बता दिया गया था कि रिजर्वेशन की जरूरत है, उसको किसने दबाने की कोशिश की? तो ये तो सीधे कांग्रेस से सवाल नहीं होना चाहिए अखिलेश जी कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। क्या सत्ता में नहीं है तो सामने वाले पर डाल दो, भाई तुम जवाब दो ओबीसी पर। हम सत्ता में थे तो हम नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया। अखिलेश जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं अश्विनी जी आपके पास। जी, अब पिछले 13 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता चल रही है। आज सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने नहीं किया, उसकी कीमत कांग्रेस ने चुकाई, जनता ने उसे सत्ता से बाहर किया। लेकिन अब देश में भारतीय जनता पार्टी की अनुराग जी सरकार है। अब आप जाति जनगणना कहते हो, कराते नहीं हो। पिछड़ों का रिजर्वेशन लेटरल एंट्री के थ्रू खत्म कर देते हो। आपने नौकरियां जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दी, सब आउटसोर्स कर दी। मैं कह रहा हूं ठीक है, लेकिन फिर भड़काने के तौर पर जनता को सड़क पर उतार कर अपनी मांगों को मनवाएंगे क्या? अब देश के लोकतंत्र में यही एक विकल्प रह गया है। नहीं, ये जनता, लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें सूनी होंगी तो संसद हमारा हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को किया है। इसलिए अब हमारे पास एकमात्र रास्ता है। सर, काहे बात की संसद सुनी, काहे बात की? मकर द्वार देखते हैं आप, संसद सत्र चलता है,
बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर पहुंच जाए, ना- अंदर ना बैठकर राष्ट्र- बात नहीं ना करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में माननीय, जा और वो रहे। चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे ना- वो कांग्रेस के हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, अंदर बैठ के किसी को बात नहीं भाई, करना है। 20 दिन- सारे विरोध प्रदर्शन मकर द्वार पर होंगे। और हाँ सर, आपने वो एकदम सही बात अनुराग जी, कही, सत्ता 20 दिन पक्ष का दायित्व है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सत्ता पक्ष का दायित्व परिसर में है बैठे रहे और कि सदन में सत्र नहीं चले। आए। 2013 में बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता थे अरुण जेटली, जिन्होंने कहा था कि सरकार सुनिश्चित करे कि सत्र कैसे चलेगा। तो आज जब सत्ता में ना, तो ये सवाल सेम बीजेपी के लिए भी है। खैर, मैं विवेक जी के पास जा रहा हूं, पढ़े लिखे नेता हैं। विवेक जी, सारी बातें ठीक है, मैं कह रहा हूं सॉर्टेड बात करते हैं। भाई देश की जनता, मतलब कुछ भी ना हो, मतलब गटर खराब हो, कोई एमएलए काम ना कर रहा हो, उससे ऊपर सांसद काम ना कर रहा हो, बस एकमात्र विकल्प है कि आप सड़कों पर उतर जाइए। यही एक विकल्प है देश में आज। नहीं, देखिए, ये प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है। आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको। एक मनवादी सरकार है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी में बिलीव करती है, हिंदू सुप्रीमेसी में संघ विश्वास करता है। उन पॉलिसीज को ये धीरे धीरे करके लागू कर रहे हैं। अभी कटियार साहब ने सही कहा, बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करके बहुत से सरकारी तंत्रों को, पीएसयूज को खत्म किया जा रहा है, विच विल अफेक्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑल्सो, नंबर 1। नंबर 2, आप संसद की बात कर रहे हैं सर, जिसमें संख्या बल के आधार पर बिलों को बुलडोज किया जा रहा है। और वो संख्या बल कहां से आ रहा है? तृणमूल कांग्रेस को तोड़ करके, शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके, शिवसेना को तोड़ करके, आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को लगभग खरीद के या डरा करके ला करके। क्या आप इस संसद की इस कार्रवाई को, इस तोड़ फोड़ को जस्टिफाई करेंगे एज अ जर्नलिस्ट? आप नहीं करेंगे। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप कहेंगे दिस शुड नॉट बी डन, इट शुड बी मॉरली करेक्ट। और आप जो बीजेपी वाले हैं, यू आर गेटिंग वोट्स बिटवीन 35% to 40% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, यानी कि 65% वोटर आपके खिलाफ हैं। लेकिन आप बिना डिस्कशन के आप बुलडोज करते हैं, वंदे मातरम बिल ले आओ, फार्मर बिल ले आओ, लेबर कोड लागू करो, और आप जब बिल आ जाता है तब आप बैठ करके समझाते हैं लोगों को। देखिए, इसमें आपका बड़ा फायदा है। डिस्कशन पहले होना चाहिए, जनता के बीच में पहले जाइए। तो विवेक अखबारों जी, में अपने आप ये ड्राफ्ट कह को रहे हैं डिस्कस करिए, लोगों से आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास संख्या बल है और सरकार वो संख्या बल इकट्ठा कर ले रही है, क्योंकि वो तो लोकतांत्रिक एक तरीका है ना। हाँ ठीक है, मैं उसको आइडियोलॉजिकली हो सकता है सपोर्ट ना करूं, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके में रहकर सरकार कर रही है ना। नहीं सर, वो तो फिर लोकतांत्रिक उसको, तरीका अगर नहीं है। वो लोकतांत्रिक नहीं है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए, उस पर राजनीति क्यों नहीं नहीं है? है सर, आप लोकतांत्रिक इसलिए नहीं है कि हाँ। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। 7 सांसद आम आदमी पार्टी के थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2 के घर गई, एक ने भाजपा ज्वाइन कर ली, आज उसको पद दिया गया है बीजेपी के अंदर। अभी आई थिंक ही इज अ सेक्रेटरी। और जो दूसरा वाला था जिसने बोला मैं आम आदमी पार्टी में रहूंगा, वो जेल में है। सर ये तो हाइपोथेटिकल और राजनीतिक बातें है ना। हो सकता है बीजेपी को कामकाज पसंद आ रहा हो सकता है बीजेपी इस तौर पर देख रही हो कि ये नेता पार्टी को आगे लेकर जाएगा। आपकी हाइपोथेटिकल चीजों से सियासत नहीं चल सकती ना सर। देश अब सड़क से चलेगा। हाँ, ये आप सुन लीजिए, देश सड़क और से मैं चलेगा। लाख रपेट करके मैं कोई डिप्लोमेटिक बात और अगर सड़क से चलेगा विवेक जी देश, अगर सड़क से चलेगा देश, तो क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक वैल्यूज बचेंगे? हर छोटी बात को लेकर क्या सड़क पर ही संग्राम होगा? क्या लाठीचार्ज होगा? क्या पुलिस को पीटेंगे? हाँ, तो आप ये क्वेश्चन सरकार से पूछिए कि ये स्थिति क्यों आई कि इलेक्शन कमीशन से लेकर के, लीगल प्रोसेस से लेकर के, पार्लियामेंट की सीटों को लेकर के हर चीज मैनिपुलेटेड लगती है, और लगता है सिस्टम सारा का सारा तंत्र इन लोगों के हाथ में है और फ्री एंड फेयर कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो जब फ्री एंड फेयर कुछ है ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी जवाब दे दीजिए। हाँ अनुराग जी, मैं सोच रहा था सबसे पहले अखिलेश जी का जवाब देने के नहीं, मुझे लगता है विवेक जी ज्यादा गंभीर बातें कह रहे हैं, अखिलेश जी की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में नक्सल तो जी, मैं वही कह रहा था, वो कह रहे हैं आंदोलन हो रहा है तो ये सरकार की नाकामियां हैं, क्योंकि कांग्रेस तो उनको निपटाने में लगी है। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। 183 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नक्सलवाद खत्म हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो गई। लेकिन विवेक जी को जो भी डिबेट में सुन रहा होगा, कह जरूर रहा होगा कि यही लोग हैं जो दिमागी नक्सल हैं। आप इनकी बातों को सुन रहे, मतलब चुनी हुई सरकार जिसको जनता ने चुना हुआ, वोट देके आई, लोगों ने चुना, उस सरकार को संविधान के अनुसार शपथ लेकर और सरकार वो चला रही, उस व्यक्ति को, उस सरकार को ये किस तरीके से इस वाद में उस वाद में डेमोक्रेटिक राइट्स में भाई सरकार आई हुई है। अनिरुद्ध जी, वो आपके सांसद तोड़ने बटोरने पर क्या कहने का मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि देश में सब कुछ सड़क से तय होगा, अब संसद की जरूरत नहीं है, वो खुलकर कह रहे हैं। अभी इनको नहीं, इनको तो ये नहीं दिखाई देता है, नहीं, इनको ये नहीं दिखाई देता है कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री थी, उस दौरान में 1800 एनआरसी फैलाना डेमोक्रेटिक राइट नहीं हो सकता। 45 से ज्यादा सरकारें गिराई गई थी, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इंडोर्स किया गया था। अभी 6 विधायक बसपा के तोड़ के कांग्रेस ने ले लिया। राजस्थान में क्या था भैया, वो सब बढ़िया था। गजब का लॉजिक उठा के आप लोग देने लगते हैं। इन लोगों का आदत है कि
डिबेट कहीं और हो रही, डिरेल कहीं और, ठीक है, क्योंकि जो विवेक जी 10 सेकंड्स मोर आपके, उसी को दिमाग में अनिरुद्ध जी आ रहा है, विवेक जी 10 सेकंड मोर, सुजाता जी आपके पास आ रहा हूं, अश्विनी जी आ रहा हूं। हाँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, बैलगाड़ी लेकर के, पूरा काफिला लेकर के कांग्रेस के खिलाफ पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे। किसी ने नहीं रोका, किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया, आए, ज्ञापन दिया, मीडिया ने कवरेज दी और चले गए। इसको कहते हैं प्रजातंत्र। 10 बार हम संसद भवन गए हैं, मैं खुद मार्च किया 10 बार और ज्ञापन देकर के आए, किसी ने हमला नहीं किया। ये नई भाजपा कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? ठीक है, अनिरुद्ध जी जवाब संसद में जल्दी से ज्ञापन देकर के चले आए। ये जो तरीका बता रहे हैं वो आंदोलन का तरीका क्यों नहीं एक्सेप्ट है सरकार को? वो भी तो ज्ञापन देने गए थे, तब कहां चुप थे ना आप लोग? हाँ, तब तो आप चुप थे, आपकी सपोर्टिव सरकार चल रही थी उस टाइम, तब तो आप चुप थे। लड़कियों के 1967 में आपने क्यों गोली चलाई? 7 नवंबर 1966 को आपने गोलियां क्यों चलाई? ज्ञापन तो तब भी दिया जा रहा था, तब तो आपकी सपोर्टिव गवर्नमेंट थी विवेक जी उस टाइम पर। तो प्रोटेस्ट तब आपने गोलियां क्यों चलाई थी साधु सन्यासियों पर? हाँ सुनिए सर, पहले प्रोटेस्ट वोट क्लब पे हुआ करता था। मैं वही पूछ रहा हूँ, 7 नवंबर 1966 को गोली क्यों चलाई आपने जब ज्ञापन दे नहीं जा रहे थे? जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, वो जगह निर्धारित। आप ये बताइए, 7 नवंबर 1966 को आपकी सपोर्टिव गवर्नमेंट सेंटर में चल रही थी, गोलियां क्यों चलाई आपने तब? वो तो ज्ञापन देने जा रहे थे, कोई ऐसी बात वो नहीं तो नारे नहीं, वो तो भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जा विवेक जी रहे आपका थे। ये वाला ठीक है, जब अपने पे सवाल आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। अरे कोई अपने पे सवाल नहीं आ गया सर, देश में हाँ, तो दे दीजिए जवाब 10 सेकंड में। और पूरे देश में उतरेंगे, आप देखना। ठीक है, पूरे देश में उतर रहे हैं। सुनिए एक सर, राज्य नहीं ओके, बचेगा। सारे गेस्ट को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। भाई बात ऐसी है ना कि जब नेपाल में सत्ता पलटती इसी तरह के एनआरकी से, या जब बांग्लादेश में सत्ता पलटती है, या श्रीलंका में ऐसा होता है, तो हमारी देश की सियासी पार्टियों के मुंह से लार टपकने लगती है। इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि क्या आप उस तरीके से देश में सत्ता बदलना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं? लेकिन अश्विनी जी ठीक है, मैं आ रहा हूं, विवेक भाई फिर आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी जी, जो अखिलेश कटियार कह रहे हैं, जब मौका था, देश में इतने साल राज किए, तब तक तो आप ओबीसी के लिए कुछ नहीं किए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए, वो तो वीपी सिंह सरकार में आया तो उन्होंने की। तो जब आप थे सत्ता में तब आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, और आज आपको 2017 के चुनाव से पहले एमवाय समीकरण का एम दिख रहा है, माफ कीजिएगा वाई दिख रहा है आपको, एम भी दिख रहा है, वो एम भी दिख रहा है, लेकिन अभी इस वक्त ज्यादा वाई दिख रहा है। अनुराग भाई, हम लोगों की कांग्रेस पार्टी की राजनीति जो है वो इंक्लूसिवनेस की है, 90% लोगों की है। भारतीय जनता पार्टी के 10% लोगों की नहीं है, जो 10% मतलब ओबीसी की नहीं है। मैं आता हूँ, पूरे 90% लोगों की राजनीति की बात करते हैं, उसमें सब इंक्लूडेड है, उसमें अपर कास्ट भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट इंक्लूडेड नहीं है। ओबीसी को पार्टिकुलेट करते हुए राहुल गांधी सड़कों पर उतरने के लिए क्यों कह रहे हैं? जो सच्चा संचालित इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 10% लोग जो देश की सारी मलाई खा रहे हैं, बाकी 90% घाना से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अब आते हैं अखिलेश जी के सवाल पर। अखिलेश जी का सवाल बिल्कुल सही है। 2011 में हमने कास्ट सेंसस किया और उसके हम डेटा पब्लिक नहीं कर पाए। उस डेटा में डिस्क्रिपेंसीज थी और सरकार ने बोला कि अगर इन डिस्क्रिपेंसीज को 1 से 2 साल में ठीक कर लिया जाए तो ये डेटा पब्लिक किया जा सकता है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी से डिमांड भी किया कि आप कास्ट सेंसस का डेटा पब्लिक करें, डेटा करेक्ट करके पब्लिक करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस डेटा पर लगातार पिछले 12 साल से बैठी हुई है। आप उस पब्लिक कर सकते हैं, उस डेटा में डिस्क्रिपेंसीज थी, गलत डेटा था, लेकिन सही किया जा सकता। आपको कैसे पता कि बीजेपी की सरकार आई सत्ता में तो डिस्क्रिपेंसीज हट गई? आपको कैसे पता सरकार ने उन खामियों के लिए काम किया? ये आपको कैसे पता? हो सकता है काम ही ना किया और सरकार नए सिरे से करवाना चाहती है। करना चाहिए ना, हमने कास्ट सेंसस कराया, ये दूसरी आने वाली सरकारों की जिम्मेदारी होती है। जो और सर सुनिए ना, और उत्थान जो है ना ओबीसी का या किसी भी रिजर्वेशन का उत्थान सिर्फ ये नहीं है कि आप कास्ट सेंसस करा लें, आप उसके लिए क्या इंटेंशन रखते हैं वो बहुत जरूरी है। तो 1991 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर आप लोगों के इंटेंशन तो बहुत क्लियर पता है देश को। आज वोट बैंक दिख रहा है, आज दिख रहा है कि छोटी पार्टियों का कैसे वोट बैंक अपनी तरफ किया जा सके, तो आज आप लोग उधर भी कूद गए। अनुराग भाई, आप ये कितना भी शकुनी चाल चल लो, हमको लड़ाने की कितनी भी कोशिश कर लो, इंडिया गठबंधन अखंड है। अरे सर वो आप जाइए अंशु मलिक को जाइए देखिए और इमरान मसूद को देखिए। मेरी शकुनी चाल छोड़ दीजिए, आप वो वाली तस्वीर एक बार देखिए फिर कहिएगा। ठीक है अखिलेश कटियार जी जल्दी से 20 सेकंड, उसके बाद सुजाता जी के पास। हम साथ हैं। 20 सेकंड। हाँ अखिलेश जी। मैं अनुराग जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में जब किसानों का हक मारा गया, इस सरकार ने बहुत सारे किसान शहीद हो गए, बहुत सारे बच्चे जो नीट की परीक्षा की वजह से उन लोगों ने आत्महत्या की, पिछड़ी जातियों के ट्रेड हक को हकूक को खत्म करके
आपने आरक्षण खत्म कर दिया। इस पिछड़ी जातियों के पास आंदोलन करने के अलावा, सरकार का सामना करने के अलावा पिछड़ी जातियों के पास कोई रास्ता नहीं है। और उसी रास्ते पे माननीय अखिलेश यादव जी ने चल के उत्तर प्रदेश में 2024 में बीजेपी को हराने का ये तो अखिलेश जी आप भ्रामक बात कह रहे हैं ना। कई मोर्चों पर या कई मंचों पर गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि रिजर्वेशन खत्म होने जैसी कोई चीज नहीं है। ये तो आप भी लोगों को उकसा रहे हैं। अखिलेश कटियार जी 10 सेकेंड्स। अनुराग जी 69,000 शिक्षक एप्लीकेशन लेके घूम रहे हैं, 10 साल हो गए। वो यही अधिकार है, वो अलग चीज है। आप जब ये कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं तो उस पर सरकार क्या कहती है वो बात करना बहुत जरूरी है। और अभी तक 12-13 साल हो गए, कहां खत्म हुआ है? सुजाता पांडे जी, सम अप मैम। आपने निजी 20 सेकेंड। आपने देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आपने जैसे कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब लेफ्ट की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, तब ओबीसी को सही जो रिप्रेजेंटेशन है या फायदा क्यों नहीं मिला, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तो यही कहती है कि 97% जो फायदा है रिजर्वेशन का ओबीसी को, सिर्फ 25% क्रीमी लेयर को मिला। और उसके बाद जैसे ही क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर लगाने की बात हुई, ये सारी समाजवादी पार्टी जो भी ओबीसी का वोट बैंक है चुप हो गई। उसके बाद ये लोग किसानों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इस देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 4.5-5 लाख करोड़ किसानों को डायरेक्ट फायदा हुआ, उनके अकाउंट में पैसे गए। मैम, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इशू ये है कि देश में सिर्फ ये मांग की जा रही है कि आप सड़कों पर उतरिए क्योंकि आपका संख्या बल ज्यादा है, क्योंकि वो आपके वोट बैंक में तब्दील हो सकते हैं। तो देश में एनार्की फैले से किसी को क्या फर्क पड़ता है? और कोशिश की जा रही है कि जेनजी का आंदोलन सफल रहा, सरकार घुटनों पर आई, अगला आंदोलन करके फिर घुटनों पर लाने की कोशिश की जाएगी। खैर, जनता इसके फेर में कितना फंसती है देखने वाली बात है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा था। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार